नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे मानव शरीर से संबंधित प्रश्न जो कि ALP, NTPC और ग्रुप डी और रेलवे की अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, मुख गुहिया मानव के किस तंत्र का हिस्सा है? तो मुख गुहिया मानव के किस तंत्र का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? तो इसमें लयबद्ध संकुचन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लयबद्ध संकुचन और पेशियां भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करता है? अवशिष्ट पदार्थ की बात करें तो अवशिष्ट पदार्थ को कौन उत्सर्जित करता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल द्वार अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, मल द्वार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल है? तो वसा के पायसीकरण में कौन शामिल होता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत वसा के पायसीकरण में शामिल होता है। यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है। तो दंत किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो कोमल दंत वल्लक के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोमल दंत वल्लक। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाती, इसलिए बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक होते हैं, मतलब कृंतक दांत कितने होते हैं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 कृंतक दांत होते हैं। 8 कृंतक दांत होते हैं।
अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में अंकुर मौजूद होते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो रक्तचाप मापने का उपकरण की बात करें तो स्पिगमो मैनोमीटर रक्तचाप मापने का उपकरण स्पिगमो मैनोमीटर होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिगमो मैनोमीटर। अगला प्रश्न है पितरस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पितरस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो ये अग्नसाई एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन के सहायक होता है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो बाघ की, मनुष्य की, शेर की या गाय की? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? आमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। आमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है। अगला प्रश्न है बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। वो पित्त लवण होता है, पित्त लवण या पित्त रस होता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्त लवण। अगला प्रश्न है जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कौन सा हो जाता है? तो इसका रंग लाल हो जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग हो जाता है। अगला प्रश्न है दंत से किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो 5.5 से कम पर यह शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्तरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। पित्तरस द्वारा कौन सा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार एमाइलेज
किसके पाचन में मदद करता है? तो लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? तो ये लिपिड के पाचन में मदद करता है। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणु में विघटित करता है? जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणुओं में विघटित करता है तो ये लार एमाइलेज करता है। लार एमाइलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो मनुष्य के आमाशय में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल बनता है। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो पित्तरस इसको क्षारीय में परिवर्तित करता है। पित्तरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को पहचानिए। अवशोषित स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। तो अवशोषित स्वांगीकरण स्वांगीकरण के पहले व पाचन के बाद में ही होता है। स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले अवशोषण के बाद में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हजारों आकृतियां निकली अंगुलीनुमा आकृतियां होती हैं, उन्हें विलाई कहा जाता है। विलाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलाई। अगला प्रश्न है, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? तो विलाई छोटी आंत में पाया जाता है। विलाई की बात करें तो छोटी आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो छोटी आंत सबसे छोटी की बात करें तो शेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है और गाय में सबसे बड़ी होती है। छोटी आंत सबसे बड़ी व सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी गाय में, सबसे छोटी शेर में होती है। छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसी प्रवर्धन रचनाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत में जो अंगुलियों जैसी प्रवर्धन रचनाएं होती हैं, उन्हें विलाई कहा जाता है। विलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, वो एंजाइम पेप्सिन होता है। पेप्सिन का उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही स्थिर होता है? तो हमारी जिह्वा पर रस संवेदी अभिग्राही स्थित होता है। रस संवेदी अभिग्राही। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका कार्य बलगम करता है। बलगम ऑप्शन है करेक्ट आंसर, बलगम।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग की वादियों के निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है? ईईजी परीक्षण की बात करें तो ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा अंग पीतरस स्रावित करता है? तो यकृत पीतरस स्रावित करता है। यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में पित्त का स्राव होता है तो पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत में इसका स्राव होता है। बाइल का स्राव होता है तो बाइल का स्राव पित्ताशय से, बाइल का स्राव पित्ताशय से होता है। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में ... से पित्तरस का स्राव होता है तो मानव पाचन तंत्र में किससे पित्तरस का स्राव होता है? तो इसमें यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पेय रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो किस में इसका उत्पादन होता है? तो यकृत में इसका उत्पादन होता है। यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है तो पित्तरस इसमें संग्रहित और सांद्रित होता है। अगला प्रश्न, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन की बात करें तो अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो जाता है, अमीनो अम्लों में। अगला प्रश्न है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो मानव किसको नहीं पचा सकता है? तो मानव सेलुलोज को पचा नहीं सकता है, स्टार्च को पचा सकता है, अमीनो अम्लों को पचा सकता है, ग्लाइकोजन को पचा सकता है। किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर पूर्ण होती है? तो ये मुख से शुरू होती है, वह छोटी आंत में पूर्ण होती है। मुंह से छोटी आंत में पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का है? तो श्वास नली मानव की आहार नाल का हिस्सा है। श्वास नली इसका हिस्सा नहीं है, यह है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार यकृत का होता है। यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो
हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो पाचन में मदद करने के लिए शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप आकृति आमाशय की होती है, आमाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? तो वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो अपेक्षाकृत किसकी लंबी आंत है? तो इनमें से खरगोश की लंबी आंत होती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच किससे कम होता है? तो 5.5 से कम होता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, दंतवल्क से बना होता है, दंतवल्क से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांत के क्षय का कारण बनता है। तो वो कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो उसको रस संवेदी अभिग्राहक कहते हैं, रस संवेदी अभिग्राहक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है? तो मानव अपशिष्ट से सदूषण है, मानव अपशिष्ट सदूषण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव अपशिष्ट से सदूषण है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? तो पाचन तंत्र की जो जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो यंत्र एंडोस्कोप, एंडोस्कोप पाचन तंत्र की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा है, हृदय नहीं है, आमाशय है, मुंह है।
तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? होमोडोट दांत किसमें पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली में होमोडोट दांत पाए जाते हैं। दथोटनम किसका भाग है? तो दथोटनम की बात करें तो छोटी आंत का भाग होता है। दथोटनम छोटी आंत का भाग होता है। पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। तो पाचन तंत्र में जो मौजूद रस होता है, जो रस मौजूद होता है उसमें क्या शामिल होता है? तो उसमें HCl शामिल होता है। दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगला प्रश्न, दंतवल्क किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। हमारा दंतवल्क किससे बना होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ये भी बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से जो प्राप्त होती है उस ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो एक मानव जीभ में 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर का होता है? तो ये 9 मीटर का होता है। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह एक जैविक पदार्थ है। भोजन एक जैविक पदार्थ है, ये कथन असत्य है। ये रासायनिक क्रिया देता है, ये भी सत्य है। ये एक जैविक पदार्थ है, ये भी सत्य है। यह हमारे ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सत्य है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो आहार नली में भोजन अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन आहार नली में जाता है। अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा ही जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। तो कौन सी गति कहा जाता है? क्रमकुंचन गति कहा जाता है।